डिफरेंट जगहों पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और लेकिन काम कोई नहीं रुकता। काम तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए काम करना है। तो सुबह के वक्त जब मैं आया था गाड़ी गर्म करने के लिए निकल के आया था तो मेरे बाल गीले थे और हल्की सी जैकेट और लाइट लोअर के ऊपर मैं निकल के बाहर आ गया और जब अंदर गया हूँ तो बाल ऊपर से जम चुके थे काफ़ी हद तक। तो ये यहाँ का विंटर है। वी ऑल हैव टू गो थ्रू विद दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ इन कनाडा। तो आज मेरा इरादा ये है कि मुझे जाना है एक जगह पे, जाना भी कहाँ पे है, वही स्क्वायर वन पे ही एक क्लाइंट से मिलना है वहाँ पर। तो मैंने कहा जाते हुए आप लोगों को बर्फ़ भी दिखाई जाए और इस दौरान में जो क्या नाम है जूम करके भी डिफरेंट जगहों पे मैं दिखाऊंगा कि बर्फ़ की क्या इंटेंसिटी है। अब ये देखें दूर से तो नज़र नहीं आता, लेकिन जब मैंने क्योंकि बर्फ़ नज़र वहीं आती है जहाँ पर कोई बिल्डिंग हो पीछे। अदरवाइज़ अगर जिस तरह मैं गाड़ी चला रहा था या चला रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि उसमें नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। चलें मैं चलता हूँ, क्या नाम है, आप तो एंजॉय करो बर्फ़ को। मैं इस दौरान में जो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं उनको मैं निपटा देता हूँ और आप देखते रहो। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट एक वीक बाद कर रहा हूँ। तो ये पिछले मंगल या बुध को शायद बर्फ़ पड़ी थी। तो चलें आप इंजॉय करें, बर्फ़ देखें और जो मेरे सवाल जो मेरे पास अटके हुए हैं, काफ़ी कुछ ईमेल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो उन सबको जो है मैं वक्तन फर्दन या जिस तरह भी होता है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। चले तो ये एक पहला ही है अभी आया है लुक्स मेरी जो वैंकूवर वाली वीडियो उसके बारे में कि कार वाश की वैंकूवर में ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, रेन की वजह से और गाड़ी जो है सिर्फ यही नहीं कि पानी गिरेगा तो गाड़ी साफ़ हो, थोड़ी बहुत घर ज़रूर साफ़ हो जाएगी, लेकिन कपड़ा तो फिर भी आपको मारना पड़ेगा। हाँ, अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उससे तो काफ़ी गर्द निकल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर गाड़ी गंदी हो जाती है। एनी हाउ, सबसे ज़्यादा कार वाश बाय द वे कनाडा में विंटर में ही होता और इसके सीज़न पास होते हैं और 4-5 लोग मिल के ले लेते हैं और फिर हर कोई जो है बहुत सस्ता पड़ जाता है। 5 या 7 ऑफिस के अंदर जो लोग होते हैं पेट्रो कनाडा के, वो सीज़न पास ले लेते हैं। वो भी एक अच्छा बहुत चीप पड़ जाता है। अदरवाइज़ एक कार वाश जो है $10 प्लस ही होती है, तो उसमें जो है बहुत ही सस्ता पड़ता है। वो 100 या पता मुझे नहीं पता, $120 का या कितने का सीज़न पास होता है। आप गूगल करें पेट्रो कनाडा सीज़न पास तो मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ऑफिस के अंदर जो लोग हैं वो मिल के ले लेते हैं, 6 या 7 आदमी, और हर कोई जो है एक दिन में आपस में एडजस्ट कर लेता है। चलें, अशोक वर्मा साहब ने हिंदी में लिखा है जिसको मुझे गूगल ट्रांसलेटर करना पड़ा था कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ब्रिटिश राज के ज़माने का बना हुआ स्टेशन है। जी हाँ, हमारा रेलवे स्टेशन जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ है। बल्कि मैं गूगल ट्रांसलेटर पे शायद अभी भी होगा। एनीहाउ, नहीं निकल गया वो। तो जी हाँ, लाहौर स्टेशन जो है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने हिस्ट्री को मेंटेन रखा है और बिल्डिंग को काफ़ी संभाल के रखा है। काफ़ी हद तक गिर गई है, लेकिन जो फ्रंट शेप है उसका, जो फ्रंट की जो वो है बिल्डिंग है, वो अच्छी नज़र आती है और मेंटेन हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। रंजन मोहंता या वाई गांधी स्प्लिट इंडिया, आई डोंट नो। मैं भी बड़े दिनों से यही सोच रहा था, पहले सोचा करता था कि वाई गांधी, नेहरू और जिन्ना हमारे लिए जो कायदे आज़म है, वाई डिड ही स्प्लिट द इंडिया।
वाकई एक बहुत बड़ी पावर होती, सब मिलजुल के रहते अगर अच्छे तरीके से। लेकिन आजकल जो पिछले 7 साल में, हाँ, अब इस पे करूँगा तो इंडिया की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। ये जो लव जहाद है, घर वापसी है, 370 है, CBA है, NRC है, उसके बाद सोचना पड़ता है कि दे डिड अ गुड जॉब, गांधी डिड अ गुड जॉब। तो प्लीज़ ये मेरे अपने ओपिनियन है, इसको उस पर ना लीजिएगा। लेकिन मैं भी ये सोचा करता था कि हमारा एक बड़ा ही महान देश होता, हम लोगों की पॉपुलेशन जो है क्लोज टू ऑलमोस्ट 2 अरब की होती, हम चाइना से भी मुकाबला कर रहे होते और दुनिया की बाकी ताकतों से भी मुकाबला कर रहे होते। लेकिन मसला ये है कि अब कौन बड़ा नहीं हुआ, कौन मैच्योर नहीं हुआ, कौन सी कम्युनिटी घर वापसी, लव जहाद और उसकी तरफ ज़्यादा वो है, या कौन, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हालांकि मेरी ये बहुत बड़ी सोच थी हमेशा से, मैं यही सोचता था कि बंटवारा नहीं होना चाहिए था, हम एक बहुत बड़ी ताकत होते थे। लेकिन आज मुझे अपनी जो है ना जो सोच है उसको बदलना पड़ा, जिस हिसाब से अभी जो दंगे हो रहे हैं वहाँ पर। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे, मैं कमेंट्स सब तरफ से पढ़ता हूँ, इधर के भी उधर के भी, कि ये अपोजिशन कर रही है या पॉलिटिकल बायस सारा कुछ है। तकलीफ़ तो हो रही है लोगों को, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ भी जो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं सेकुलर, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। जो 2 नेशन थ्योरी थी आज प्रूव हो रही है, जो 7 साल पहले प्रूव नहीं हुई थी। दंगे होते थे, पाकिस्तान में भी बड़े दंगे होते हैं, बहुत दंगे होते हैं, शिया सुन्नी होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते फिर भी हो जाते हैं। इमाम बारगाहों पे भी हमले होते हैं, मस्जिदों पे भी हमले होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है पाकिस्तान में भी। तो जहाँ 2 बर्तन होते हैं आवाज़ें तो आती हैं। तो 7 साल पहले तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन 7 साल के बाद से जिस अंदाज से चीज़ें चेंज हुई हैं, जितनी तेज़ी से, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इंसानियत रो ज़रूर रही है। इंडिया का एक नाम था, इंडिया एक तरक्की की, उसकी जो फ़्लाइट थी वो 90 डिग्री तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे डिग्री के ऊपर उसकी फ़्लाइट ऊपर जा रही थी। लेकिन आई डोंट नो क्या एजेंडा है मोदी जी का, उनकी पार्टी का। मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे और हम सब मिलजुल कर रहें। आप वहाँ खुश, हम यहाँ खुश, वहाँ भी जो अक़लियतें रह रही हैं वो वहाँ खुश रहें। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, बुरा सलूक होता है, आई एग्री 100%। किसी को अगर कुछ बोलना है तो इस पर बोल सकता है। पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे और ये कह सकते हैं कि आबादी के लिहाज से वहाँ ज़्यादा नज़र आता है। एक मीडिया भी इसको बहुत उछाल देता है, बहुत सारी बातें हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्लस प्रोपेगेंडा भी है पाकिस्तान के बारे में, और इंडिया के बारे में भी प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में तो होता कुछ है, निकाल कुछ दिया जाता है। वीडियोस का अक्सर ऐसी भी आती हैं जो किसी और रेफरेंस से होती हैं। लेकिन लेट मी रैप इट अप राइट हियर, इनकी बात के ऊपर कि मैं समझता हूँ कि ये जो बंटवारा हुआ वो सही हुआ, लेकिन हमें फिर भी अमन आशती के साथ रहना चाहिए, जिस तरह इंडिया और कनाडा और USA रहता है, या यूरोपियन यूनियन के बेतहाशा मुल्क रह रहे हैं। और हमें ज़्यादातर गरीबी की तरफ और एजुकेशन की तरफ, पोल्यूशन की तरफ, और जो बहुत सारे इशू हैं उन पे काम हो। ये सब इतनी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है डिफेंस के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, और ये जो दंगों को बचाने के लिए जो आंसू गैस का गोला भी जो है, टीयर गैस का, मेरा ख्याल है वो भी फ्री में नहीं आता होगा, या जो भी हो रहा है। और 20 लाशें गिर गई मासूमों की। मैं तो यही कहूँगा मासूम, इस पर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो दंगा करने क्यों गए थे। तो भाई अगर बच्चे को दूध नहीं मिलता तो वो रोता है, तो लोग रो रहे हैं, उनका कुछ होना चाहिए। एनी और
बहुत लंबी हो गई बात इस टॉपिक पे। इनका दूसरा वो है राजन महंताना का, इंडिया इज ग्रोइंग सो फार, रियल स्ट्रक्चर इज कंसर्न, आई फील पाकिस्तान इज नाउ फेल्ड टू अचीव द सेम। आई एग्री विद यू 100% मिस्टर रंजन महंताना। पाकिस्तान में रेलवे के ऊपर उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह से इंडिया के अंदर काम हुआ। एक तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया को, लेकिन इसकी तरफ इंडिया ने जो तवज्जो दी दैट वाज ए स्टेप ऑन द राइट डायरेक्शन। और वाकई इंडिया रेलवे ने काफ़ी लोड उठाया हुआ है। काश के पाकिस्तान में भी इतना होता, क्योंकि अब आबादी पाकिस्तान की भी कम नहीं है। और इंडियन रेलवे अभी से नहीं है बल्कि शुरू से ही बहुत एडवांस रही है पाकिस्तान के मुकाबले में। हमारे यहाँ जो है गड़बड़ घोटाला हर वक्त, पॉलिटिशियंस का एक अपना स्टाइल, उनकी प्रायोरिटीज़, लंदन के मकान, दुबई के फ्लैट और बहुत कुछ। करप्शन इंडिया में भी बहुत होती है, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हुआ और आई सैल्यूट। क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो है कब से पहले से तैयार होकर खड़ी हुई है। इसी तरह बॉम्बे का सिस्टम जिस तरह का है और जिस तरह लोग इतना ट्रैवल करते हो, मैं समझता हूँ अगर इतनी ट्रेन ना हो वहाँ पर तो बॉम्बे तो बिल्कुल ही वो हो जाए। और कराची में भी इतनी आबादी है और जिस तरह लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, इन पॉलिटिशियंस को शर्म आनी चाहिए। तो आई एग्री विद यू मिस्टर रंजन अबाउट दिस। अच्छा जी, और रेलवे के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो आई एग्री, मैं सबका ही जवाब हो गया। एक्सप्रेसो साहब ने कहा है, व्हाट वाज योर रीज़न टू मूव कनाडा फ्रॉम स्टेट्स? आई एम सॉरी जी, रीज़न क्या था? मेरा रीज़न शिकागो में मैं तकरीबन 82 से 98, तो तकरीबन 14 से 16 साल इन टोटल। तो मेरा कोई ऐसा एज सच कोई लीगल रीज़न नहीं था। मेरे सारे रिलेटिव जो थे मूव होकर इधर आ रहे थे। मेरे लिए इससे पहले मैंने ऑरलैंडो ट्राई किया, लेकिन ऑरलैंडो वाज ऑरलैंडो फ्लोरिडा वाज टू हॉट। तो मैंने कहा कराची लाहौर से निकल के उसी गर्मी में नो आई कैंट। लेकिन मैं कनाडा बहुत विज़िट किया करता था और कनाडा मुझे बहुत पसंद आया था। और मेरा वहाँ बाय एंड सेल का काम था यूएसए के अंदर, रेस्टोरेंट बनाने बेचने। मैंने कहा भाई जो वहाँ कर रहे हैं यहाँ भी कर सकते हैं। और कनाडा चूँकि मेरे ट्रिप बहुत ज़्यादा लगते थे, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पीसफुल माहौल, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें। और उस ज़माने में इमिग्रेशन जो है प्लेट में रख के मिला करती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से दैट आपने अप्लाई किया, हल्का सा इंटरव्यू हुआ और आपकी लक भी होती थी। तो मैं जो है प्लेट में रख के किस्म का कह सकते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था एंड आई मूव्ड हियर। लेकिन मुझे पसंद है जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, यहाँ बहुत सारी बातें हैं। इससे पहले वाली वीडियो में इसको मैंने टफ़ कंट्री बताया है। तो इसकी जो हर एक का अपने लाइफ का एक स्टेज वो होता है। मसलन द बेस्ट थिंग अबाउट कनाडा, इट इज़ वेरी मच पोल्यूशन फ्री। और 75% जो एज़मेटिक पेशेंट होते हैं, दमा के मरीज़, तो मुझे शिकागो में जो कराची से ये बीमारी लेके मैं चला था, जबकि लाहौर में मुझे ये बीमारी नहीं थी, and I had a serious issue in Karachi and then Chicago. Will you believe guys, within 2 months मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इसी तरह मेरे घर के अंदर एक और केस इस तरह का था, बल्कि 2 केस थे, दोनों के डॉक्टर जो इसको ब्रोंकाइटिस और पता नहीं क्या कुछ कहते थे। तो कनाडा की जो हवा है, यहाँ के जो दरख्त हैं, या क्या है, ये मेपल ट्री है या क्या है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। तो मेरी ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ आके 100% सॉल्व हुई। गो इट्स अ टफ कंट्री। हमने बहुत स्ट्रगल की, जो एक इजी राइट स्टेट्स में चल रही थी, लेकिन चूँकि यहाँ मूव हो गए थे, आ गए थे, फिर मुड़ के नहीं देखा। और आज उसका मैं कहता हूँ, उसके बाद 9/11 हुआ, मुझे याद है। उसमें तो लोगों ने मुझे बताया, कहा कि क्या तुम्हें पहले से पता था? मैंने कहा नहीं भाई, मुझे क्या पता था यार। उसमें काफ़ी लोगों ने सफ़र किया, ऐसा नहीं, वो एक टेम्परेरी फेज़ था, मैं उसको नहीं कह सकता। लेकिन I had no regret.
और आई एंजॉय बीइंग हियर। तो यंग एज गुज़र चुकी थी काफ़ी हद तक, मिड 40s में आ चुके थे, तो कनाडा वाज अ टाइम, इट वाज अ टाइम टू कम टू कनाडा। तो आई बिलीव आई टुक अ राइट स्टेप ऑन द राइट डायरेक्शन। तो हर एक का अपना अपना वो होता है। तो जो मैं वहाँ करता था वही काम मैंने यहाँ किया, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। इसके बाद वाला जो कमेंट है तो मैंने इसका जवाब दे दिया, व्हाई डिड आई कम टू कनाडा। अच्छा जी, अब इसके बाद है इसके बाद वाला पॉइंट निकाल लूँ। सक्सेना साहब के थे बैक एंड फोर्थ, इनका क्या था, इन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। लेट मी गो बैक टू द कमेंट्स, सो प्रॉब्ली वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि इनका एक सीरियस सवाल था, मुझे उसका जवाब देना है। डियर गिल साहब ने विंडसर के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात दी हैं। आप लोग भी सुन लें कि यहाँ पर जो बेसमेंट $1800-1700 के अंदर है, वही बेसमेंट विंडसर के अंदर आपको $950 में मिल जाती है। और अगर ब्रैंडफोर्ड वाला एरिया हो तो 1200 में मिल जाती है। तो इट्स अ गुड थिंग। इनका कहना है कि स्टे अवे फ्रॉम मिसागा एंड ब्रैम्पटन। यहाँ पर लुटेरे बैठे हैं, इंश्योरेंस में भी बहुत लूट रहे हैं और काम भी सही नहीं मिलता। एंड वन थिंग मोर, स्टे अवे फ्रॉम देसी पीपल, दे सेल योर थिंग एनीथिंग डबल द एक्चुअल प्राइस। इस बात से तो मैं एग्री नहीं करूँगा कि देसी सेल यू द थिंग ट्वाइस द उसके साथ, लेकिन फिर भी क्या नाम है, एक मिनट में ये वीडियो को इधर कर दूँ, चले। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि विंडसर के बारे में आपने बताया कि कितने में वहाँ मिल जाता है, एटलीस्ट मैं लोगों को फर्दर बता सकूँ। तो वहाँ पर आपको 2 कमरों का, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं नहीं समझता कि ऐसा सच होंगी जैसी मिसागा या ब्रैम्पटन में है, जॉब की और बिजनेस की। छोटा सा एक टाउन है, तो लोगों से ही धंधा होता है, लोगों से ही जॉब होती हैं। बट आपका पॉइंट जो है नोट कर लिया है। तो इसके अलावा बहुत सारों ने एक, हाँ, ये जवाब है सलमान इकराम साहब ने मेरी वीडियो के बारे में, जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थी यहाँ पर बिज़नेस के बारे में। चाचू अस्सलाम वालेकुम चाचू, सलमान इकराम साहब का अस्सलाम वालेकुम चाचू, आपने तो मायूस कर दिया बिज़नेस को लेकर। पाकिस्तान से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कनाडा? आई नीड टू वर्क ऑन इट एज आई एम अ न्यू इमिग्रेंट एंड कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कनाडा। प्लीज़ गिव अ डिटेल रिप्लाई एज आई एम क्वाइट सीरियस टू स्टार्ट दिस ट्रेडिंग बिजनेस। ओके यार, मुझे तो पता नहीं बॉस के यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी, क्योंकि 2-4 चीज़ें जो हमारे आम जनरल किस्म के लोगों में कि जी बुटीक के कपड़े आते हैं, वो क्या नाम है, ग्लव्स आते हैं। यहाँ पर ग्लव्स बहुत आते हैं, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं वो ग्लव्स का काम करते हैं, लेकिन ग्लव्स भी वो सियालकोट में उनकी अपना सेटअप है। और हाई फाई यहाँ के फायर डिपार्टमेंट से लेके वो वाले ग्लव्स नहीं जो वर्क ग्लव्स होते हैं होम डिपो वगैरह में, लेकिन बड़े ही सीरियस किस्म के ग्लव्स, सीरियस किस्म के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और उनकी भी कम से कम 15 या 20 इकसाम है, और उसका जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो एक मेरे जानने वाले ये काम करते हैं। औरतें यहाँ पर बुटीक का काम वगैरह करती हैं। लेकिन इस तरह की बहुत सारी एक्सपोर्ट आइटम्स होंगी। अगर आप पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का ब्यूरो वगैरह है या गूगल वगैरह करके, अच्छा एक वो नमक वमक का भी हर जगह GNC वगैरह में पाकिस्तान का नमक नज़र आता है, वो जो लाहौरी नमक कहलाता है या पहाड़ों वाला नमक। तो जिन्होंने उसका करना था उन्होंने अच्छा खासा एक लग जगह बात हो रही थी कि उनके 3 या 4 कंटेनर इस तरह एक साहब के आते हैं। तो इस तरह की बेतहाशा चीज़ें होंगी डेफिनेटली। मैं मार्केट में इस तरह का, इस नज़रिए से कभी मैंने चूँकि कभी गौर नहीं किया
कि पाकिस्तान से क्या चीज़ आ सकती है। काटन वाटन शायद कोटे के अंदर चक्कर में फंस गई है, जो पाकिस्तान में बहुत अच्छे काटन से रिलेटेड स्टफ़ बनता है, और हम जाते हैं वहाँ पर, जब जाके देखते हैं कि भाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर काम हुआ है, इट्स अनबिलीवेबल। बल्कि कल ही एक साहब जो लेके आए वो डॉलर की शर्ट पड़ी थी प्रिंटिंग के साथ। आई वाज सरप्राइज। 10 शर्टें, 10 वाइज़र, 10 टोपियाँ, कैप्स किसी पिज़्ज़ा स्टोर की थी, प्रिंटिंग करवा के। अव्वल तो वहाँ उनका कोई ऑर्डर नहीं ले रहा था कि ये बहुत थोड़े से आइटम हैं, और वो 5,000 के अंदर हो गया। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो $1.25 में पड़ा था, और वो आराम से वो शर्ट यहाँ पर $15 की है। प्रिंटिंग के साथ बात कर रहा हूँ, अगर आप बल्क में यहाँ काम करवाते हैं। और वो हीट प्रेस था, हीट प्रेस पे काम हुआ था। तो काम तो बहुत सारे होंगे अगर आप वाकई सीरियसली इसके अंदर पढ़ते हैं। तो जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को खा लिया है, वहाँ की प्रोडक्ट्स ने, चाइना की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी गलत नज़रिए से ना ले लिया कोई। इसी तरह यहाँ भी हर चीज़ जो है ना मेड इन चाइना ही है। फिर भी ऐसा नहीं है, इंडिया से यहाँ पर हज़ारों आइटम आती हैं, तो पाकिस्तान से भी आ सकती हैं अगर कोई सीरियसली वाकई इसके अंदर जाता है तो। अच्छा जी, चिराग सक्सेना साहब ने, इनका जवाब मुझे देना था। प्लीज़ टॉक अबाउट योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशन। व्हाई डिड यू मूव फ्रॉम पाकिस्तान? हाउ डिड यू गो टू ह्यूस्टन? तो मैं ह्यूस्टन तो नहीं गया था, मेरा ख्याल है आप किसी दूसरे के साथ मुझे मिक्स कर रहे हैं। वट वर यू डूइंग इन US फॉर 16 ईयर्स? यस, ये जवाब है मेरे पास। आर यू रियल एस्टेट सेल पर्सन कैनेडा फ्रॉम 10 ईयर्स? नो, फ्रॉम 2 ईयर्स। और अच्छा जी, चले मैं जवाब देता हूँ। व्हाट्स योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशन? व्हाई डिड यू मूव फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान में मैं एयरलाइन में मैंने तकरीबन 77 से लेके आप कह सकते हैं 82 तक 5-6 साल जो है मैंने एयरलाइन में काम किया है। एज ए अकाउंट सुपरवाइज़र में था, और मैं स्टडी लीव के ऊपर यहाँ पर आया था। और तो पाकिस्तान से तो जिस तरह सारी दुनिया निकलती है, और आज लाइन में जो क्यू लगी हुई है इंडिया और पाकिस्तान में निकलने के लिए, हम भी क्यू में लगे हुए थे। PIA को हमने एक एज ए सीढ़ी के इस्तेमाल किया, क्योंकि PIA वालों के अच्छे वीज़े लग जाया करते थे आराम से। ये इस वक्त मैं लेवल 2 की पार्किंग के ऊपर हूँ, स्क्वायर 1 पे। मैं तो वीडियो देख ही नहीं रहा था और बता ही नहीं पाया सही तरीके से, बट एनी हाउ। तो सुबह के वक्त जो है ना, ये लेवल 2 जो है खाली मिल जाता है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। अच्छा चले, तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस वजह से हम निकले थे। शिकागो में, जिस तरह मैंने पहले अक्सर वीडियोज़ में बताया है, मेरा रेस्टोरेंट्स बाय एंड सेल का काम था। बाय लो सेल हाई, कचरा उठाया, बंद रेस्टोरेंट उठाए, ऐसे भी रेस्टोरेंट उठाए जिनकी छतें गायब थी ऊपर से। छत से मरा, छत में सुराख, बेसमेंट में सुराख बना के आगे बेच देना, रोल कर देना। तो इस तरह मैंने काफ़ी 12 से 14 रेस्टोरेंट कह सकते हैं 16 साल में रोल किए वहाँ पर, और यहाँ भी आके यही काम किया। 35 साल रेस्टोरेंट करने के बाद थक जाता है आदमी, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम अगर आप समझते हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि क्या वो होती है। आसान काम नहीं है। ओपन टू क्लोज चले ना भी हों, आपका वीकेंड नहीं होता, एक जिम्मेदारी वाला काम है। रात को भी फ़ोन बजता है तो पता लगा कि ADT की कॉल है, कहीं से शीशा टूटा है या कुछ हुआ है। एनी हाउ, तो व्यूअर, मेरा ये वीडियो जो है अब ख़त्म होने पे है। तो ये है, यस, मैं पिछले कह सकते हैं 2 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ बाय एंड सेल करता था एज ए प्राइवेट, तो मुझे तजर्बा था। तो चलें व्यूअर, अब मेरी जो वीडियो है ख़त्म हो रही है। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियो।